हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल, ठीक है। और ये जो होता पार्ट नंबर 3 चल रहा, पार्ट नंबर 3। अब इसमें हम देखेंगे भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र। हमने 2 चैप्टर आपका पढ़ा दिया। प्रकृति के बारे में हमने, पर्वत पहाड़ पठार के बारे में हमने बता दिया था, और भारत का परिचय हमने बता दिया। तीसरा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे क्या, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, नदियाँ कैसी, कौन सी नदियाँ वृक्षाकार बनाती, अरी कौन होती हैं, ठीक है। ये सारी नदियों के जितने भी प्रारूप हैं सारे हम यहाँ पर अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। तो अपवाह तंत्र जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रश्न, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 में अपवाह तंत्र हम देखेंगे। चलिए पहले ये समझिए कि अपवाह किसे कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाह। क्या एक निश्चित वाहिका होती है, ठीक है, और उसके माध्यम से जो होता है जो जल का प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है, वह अपवाह कहलाता है, ठीक है। अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, इन वाहिकाओं को, जाल को जो होता है अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी है, इस नदी इस तरह से न बनाइए, इस नदी बह रही है, इसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ये निश्चित वाहिकाओं के द्वारा बह रही है। अब इसमें जो होता है छोटे छोटे निकले हैं, ठीक है, जाल का अपवाह तंत्र बनता है, इसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, एक नदी कुछ की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए सहायक नदियाँ जितने, इसे हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी का नाम दिया जाता है, ठीक है। जल विभाजक किसे कहा जाता है, अपवाह द्रोणी को दूसरे जो होता अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। यहाँ पर है ये जल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है एक है जल, बीच में जो होता है इन दोनों जलों को क्या कर देंगे, सूखने के बाद ये थोड़ा गहरा है, थोड़ा गहरा, ये ऊपर वाला पठारी भाग या तो थोड़ी से उच्च भूमि है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों अलग हो गए, तो इसे हम कहते हैं जल विभाजक, ठीक है। जल सांभर किसे कहा जाता है, जब छोटी छोटी नदी नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम जल सांभर कहा जाता है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल सांभर कहलाता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहा जाता है, मुख्य नदी, जो मुख्य नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदी होती है, सहायक नदियाँ होती हैं, एक निश्चित जल जो होता है यहाँ पर एकत्रित करती हैं, जो जल क्षेत्र का क्या कहा जाता है, क्षेत्र जल का ग्रहण कहलाता है, ठीक है। ये ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं एक जगह, तो इसे जल क्षेत्र का ग्रहण कहते हैं, नोट करेंगे। अपवाह प्रतिरूप, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अपवाह प्रतिरूप। अभी आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पहले परिभाषा समझिए, फिर नदियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम पढ़ाएंगे। वृक्षाकार, आरी होती हैं, जालीनुमा होती हैं और अवकेंद्री होती। जल अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, जैसे वृक्षाकार भी हो सकती हैं नदियाँ, आरी भी हो सकती हैं, जालीनुमा भी हो सकती हैं और अवकेंद्री होती हैं। जो वृक्षाकार होती हैं वो उत्तरी मैदान की नदियाँ होती हैं, उत्तरी मैदानों की नदियाँ क्या होती है, वृक्षाकार होती हैं, ठीक है। आरी नदियाँ कौन होती है, जो अमरकंटक और मंडप पहाड़ियों से निकलने वाली जितनी नदियाँ होती हैं वो सब आरी नदियाँ होती हैं। ये प्रश्न जो होता है यूपीएससी पीसीएस दोनों में पूछा जाता है, तो प्रश्नों को जो होता है ध्यान से आप देखेंगे। तो हमने बताया अमरकंटक और मंडप पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो आरी नदियाँ होती हैं, और उत्तरी मैदानी नदियों जो होती हैं वो कौन सी, वृक्षाकार होती है। जालीनुमा नदियाँ, जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ जो होती हैं, ये 2 नदियाँ जो होती है क्या है, जालीनुमा होती हैं। अब केंद्रीय नदियाँ क्या होती है, राजस्थान की नदियाँ जैसे सांबर झील, ये जो होता है अवकेंद्रीय होती हैं। तो अपवाह के प्रतिरूप जो होता है अगर देखेंगे तो वृक्षाकार, आरी, जालीनुमा और अवकेंद्री कौन कौन होती हैं। अब हम थोड़ा से पहला पढ़ते हैं, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होती है, ठीक है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किसे कहा जाता है, वह जो होता है अपवाह प्रतिरूप जो एक वृक्ष की शाखाओं के समान होता है, वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। ये उत्तरी मैदान की नदियाँ इसका अच्छा उदाहरण मिलेंगी। आरी प्रतिरूप का होता है जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे आरी प्रतिरूप कहा जाता है। कोई नदियाँ होती हैं, अगर कोई पर्वत है या पर्वत है यहाँ पर, इस पर्वत से निकल करके कोई नदियाँ जो होती है सभी, अर्थात यहाँ से निकल रही सभी दिशाओं में बहती हैं, इसे हम जो होता है आरी प्रतिरूप कहा जाता है, आरी प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें कौन आता है, अमरकंटक और मंडप पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, ठीक है। जालीनुमा प्रतिरूप किसे कहा जाता है, अभी सारी नदियों के बारे में हम बताएंगे, पहले आप समझिए परिभाषा। जालीनुमा प्रतिरूप किसे कहा जाता है, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों, कोई नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं
तथा सहायक नदियां उन्हें समकोण पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप या जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें कौन आती है, नर्मदा और ताप्ती अपवाह प्रतिरूप है। तो मैप खोलिए, उस पर देखिए नर्मदा और तापी नदियों का जो था अपवाह प्रतिरूप, उस पर देखिएगा। अब केंद्रीय प्रतिरूप किसे कहा जाता है, जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं। ये जो होता है झील है, ठीक है, और सभी दिशाओं से, इधर से भी कोई नदी आ गई, इधर से भी कोई नदी आ गई, इधर से भी कोई नदी आई, इधर से भी नहीं, सभी जो होता है इसी में क्या हो जाती है, इसी झील में या गर्त होता है, गड्ढा होता है, उसमें विसर्जित मतलब गिर जाती हैं। तो ऐसे अपवाह को हम अपकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। जैसे सांभर झील में गिरने वाली नदियों द्वारा अपवाह प्रतिरूप होता है, तो ये जो होता है अपवाह प्रतिरूप। तो ये आरी, जालीनुमा, अपकेंद्री प्रतिरूप, आरी, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा से याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अपवाह प्रतिरूप में देखेंगे। पहला अपवाह प्रतिरूप में हमने बताया इसे अनुवर्ती और अनाअनुवर्ती दो नदियों के दो भागों में बांटते हैं। वे नदियाँ जो ढाल के अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है वह अनुवर्ती कहलाती है। याद रखिएगा, वह नदी जो ढाल का अनुसरण कर रही है, ढाल की तरफ अनुसरण करते हुए बहती है, प्रवाहित होती है, उसे अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कृष्णा हुई, गोदावरी हुई, कावेरी हुई आदि जो होती है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं। कौन सा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश के ढाल का अनुसरण करते हुए क्या कहती हैं, बहती हैं। इन्हें हम अनुवर्ती कहते हैं। अनानुवर्ती किसे कहा जाता है, देखिए परावर्ती किसे कहा जाता है, वे नदी जो अनुवर्ती नदी को समकोण पर काटती हैं उसे हम परावर्ती कहते हैं, ठीक है। नवा अनुवर्ती किसे कहा, नव अनुवर्ती किसे कहा जाता है, जो नदी ढाल की दिशा में अनुवर्ती के समांतर प्रवाहित हो और परावर्ती को समकोण पर मिलती हो उसे नव अनुवर्ती कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती नदी किसे कहा जाता है, जो नदी ढाल के विपरीत दिशा में अनुवर्ती के समांतर प्रवाहित हो और परावर्ती को समकोण पर मिलती हो उसे हम प्रत्यावर्ती नदी कहते हैं। शब्द याद रखिएगा तभी यूपीएससी में बैठिएगा, ठीक है। अगर परावर्ती, नवर्ती, प्रत्यावर्ती, जल विभाजक ये सारे शब्द नहीं याद है तो कैसे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कैसे आप लगा पाएंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। जल विभाजक की बात करेंगे, वह उच्चभूमि जो दो क्षेत्रीय नदियों के अपवाह के द्रोणी को अलग करती है उसे हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ये तो आप जान ही गए, ठीक है। अब भारत में जो था महान जल विभाजक कौन है, पहले इस पर हम देखेंगे। भारत का महान जल विभाजक, भारत का महान जल विभाग कौन है, मानसरोवर झील से प्रारंभ होता है। नोट करेंगे, जो भारत का महान जल विभाजक है वो कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से जो होता प्रारंभ होता है। कामेटी चोटी, अंबाला होते हुए जो होता अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट के रूप में कन्याकुमारी तक जो होता है ये क्या है, विस्तृत दिखाई देगा। भारत का महान जल विभाजक जो था बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अपवाह तंत्र को अलग करता है। भारत का जो होता है महान जल विभाजक किसको अलग करता है, याद रखिएगा, बंगाल के खाड़ी को अरब सागर के अपवाह तंत्र से जो होता अलग करता है भारत का महान जल विभाजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये अंबाला होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिम घाट से कन्याकुमारी तक इसका विस्तृत है भारत का महान जल विभाजक का। मैप में हमने ऊपर दिखाया है, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। भारत के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो एक समुद्र में विसर्जन के आधार पर देखेंगे, दूसरा उद्गम के आधार पर देखेंगे। विसर्जन के आधार पर हम तीन भागों में बांट के देखेंगे। बंगाल के खाड़ी का अपवाह तंत्र 77%, अरब सागर का अपवाह तंत्र 18%, अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र केवल 5% होता है। उद्गम के आधार पर देखेंगे तो हिमालयी अपवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय से निकलती हैं, ठीक है। पहला नदी की हम बात करेंगे सिंधु नदी, हेडिंग डालेंगे। सिंधु नदी अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 वर्ग किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका विस्तार देखेंगे 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है इसका है। भारत में लंबाई की बात करेंगे तो 1114 वर्ग किलोमीटर जो होता सिंधु नदी बहती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। तो पहले देखेंगे सिंधु, अरब सागर की बात करते हैं। देखिए अरब सागर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कैलाश पर्वत के
बोखरचूर नामक स्थान से निकट जो होता है हिमनद से हुआ है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम, भारत में दमचोक नामक स्थान में वे प्रवेश करती हैं। कहाँ पर सिंधु नदी? भारत में जो दमचोक नामक स्थान पर वे प्रवेश करती हैं। ये नदी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह जो होता है इसी नदी पर स्थित है। किस पर? सिंधु नदी पर। तिब्बत में जो होता सिंधु नदी को हम सीखी खम्बान कहा जाता, सिंगी जो होता खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है शेर के समान मुख वाली। ठीक है, तिब्बत में सिंधु नदी को हम क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान। ठीक है, सिंधु नदी जो होता है गंगा पर्वत के पास पुंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, सिंधु नदी जो होता है गंगा पर्वत के पास जो होता है बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। याद रखिएगा, बुंजी गार्ज का मतलब क्या होता है? गहरी, सकड़ी, तीव्र ढाल वाली मीठ घाटी, इसका मतलब होगा बुंजी गार्ज का मतलब। चिल्लास नामक स्थान से जो होता है सिंधु नदी भारत में निकास और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। याद रखिए, कहाँ से? सिंधु नदी जो होता है चिल्लास एक स्थान है जहाँ पर जो होता है यहाँ से सिंधु नदी जो होता है भारत से जो होता है निकास करती, भारत से निकल करके और पाकिस्तान में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी का पानी भी रोका गया था, आपको पता है। सहायक नदियों की बात करेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो यूपीएससी में क्वेश्चन अब पूछने लगा है और पीसीएस में जो होता क्वेश्चन यहाँ पूछने लगा है, तो देखेंगे इसमें सिंधु की जो होता है सिंधु की सहायक नदियाँ। अब यहाँ पर सिंधु की जो होती है सहायक नदियों के बारे में, दाएं तट की जो होता सहायक नदियाँ कौन है, बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रम भी पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, या जो भी होता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये क्रम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहले हम सहायक नदियों की बात करेंगे। देखेंगे अगर दाएं तट की सहायक नदियाँ बात करेंगे सिंधु की, तो श्योक, नुब्रा, हुंजा, गास्टिंग, सिगार, गिलगिट, काबुल, स्वात, खुर्रम, तोची, गोमल, ठीक है, बिबुआ, संगर इत्यादि नदियाँ जो होती हैं यहाँ पर सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, बाएं तट की सहायक नदियों की बात करेंगे तो द्रास, सुरु, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इत्यादि जो होती हैं ये बाएं तट की जो होती है सहायक नदियाँ होती हैं। किधर की होती है? बाएं तट की सहायक नदियाँ। ये इस पे जो होता है इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ये दोनों का याद रखना होगा। तो सिंधु नदी के बारे में आप समझ गए। सिंधु नदी का जो होता है अपवाह कहाँ से होता है, अर्थात कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में जिसका नाम है झेलम। ठीक है, यहाँ पर हम झेलम की बात करते हैं। झेलम नदियों की बात करें, देखिए झेलम नदी का उद्गम जो होता है जम्मू कश्मीर के जो होता अनंतनाग, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अनंतनाग जिले में पीर पंजाल के पदेन क्षेत्र में बेरी नाग झरने से होता है। याद रखिएगा कि ये जो होता अनंतनाग जिले में जो होता पीर पंजाल का पदेन क्षेत्र है जहाँ पर बेरी नाग एक झरना है, वहाँ से जो होता झेलम नदी का उद्गम होता है। आगे चल के ये नदी जो होता श्रीनगर पर स्थित है। ठीक है, इस नदी पर कौन नगर? श्रीनगर जो होता स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसे बूलर झील का निर्माण करती है। जो झेलम नदी होती है ये कौन से भारत की जो होती है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होता बूलर झील है, ये जो होता इसका झेलम नदी द्वारा निर्माण किया जाता है। किशन गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो किशन गंगा है प्रमुख सहायक नदी है जिस पर जो होता किशन गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित होता है। अनंत जो होता नाग से जो होता है बारामूला झेलम तक झेलम जो होता है इस नदी का नौकायान के लिए उपयुक्त होता है। झेलम नदी पाकिस्तान में झग नामक स्थान पर चिनाब से जो होता है मिलती है। झेलम नदी को बूलर झील के मुहाने पर जो होता तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। याद रखिएगा झेलम नदी के बूलर झील के मुहाने पर जो होता है कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना जो होता है प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसी नदी पर उरी परियोजना अर्थात उरी बरमूला स्थित है। याद रखिएगा। तो जो नदियाँ पढ़ेंगे आप उसके बारे में एक एक लाइन हम आपको बताएंगे जिसमें जो होता अगर आप एग्जाम में बैठे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, कोई भी नदी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज देखेंगे अगले नदी की बात करेंगे चेनाब नदी। सिंधु जाने, झेलम जाने, चेनाब। देखिए चेनाब नदी का निर्माण जो होता है चंद्र और भागा
नदियों के जो होता टंडी नामक स्थान पर मिलने पर हुआ था। चंद्रभागा नाम से भी इसे जाना जाता है। चेनाब नदी को जो होता है चंद्रभागा के नाम से भी जो होता है जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले से जो होता है निकलती हैं। यह नदी जो होता है बारालाचा या बारालाचा दर्रे के पास स्थित है, जिसे हम कह सकते हैं, नाम रख सकते हैं, 12 सिगरी हिमनद से जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, कौन सा हिमनद से जल प्राप्त करती हैं? 12 सिगरी हिमनद, याद रखिएगा, यहाँ से जो होता है जल ये प्राप्त करती हैं। मरुसुधर और तवी नदियों इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? चेनाब नदी की। तवी नदी के किनारे जो होता है जम्मू स्थित है। किस नदी के किनारे? तवी। नोट करेंगे, जम्मू किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे। और श्रीनगर जो होता है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, लद्दाख जो होता है सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा, सारे प्रश्न आपको याद करना होगा। चेनाब नदी जो होता है पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। चेनाब नदियाँ बहती हुई जाकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में जो होता है कहाँ करती है? सिंधु नदी में ये जाकर के मिल जाती है। चेनाब नदी पर जो होता है स्थित मुख्य परियोजनाएं कौन है? पाकल दुल, ठीक है, जिसे मरुसुंदर नदी कहा जाता है। दुलहस्ती किश्तवाड़ जिला है। बगलीहार डोडा जिला है। सलाल जो होता है ये जो होता है रियासी जिला है, ये याद रखिएगा। इस पे परियोजनाएं कौन है? रैटले है, किरधाई है, क्वार है, कीरू है। ये जो होता है यूपीएससी का प्रश्न हो जाता है। किसका? यूपीएससी का प्रश्न हो जाता है यहाँ से। तो बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वनडे एग्जाम के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट होता है। रावी नदी, रावी नदी की हम बात करेंगे तो रावी नदी का उद्गम जो होता है कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से के पश्चिम से होता है। याद रखिएगा, जो रावी नदी का उद्गम होता है वो रावी नदी का उद्गम जो होता है कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। ठीक है, 12 भांगल गांव से। कहाँ से? 12 भांगल गांव से। रावी नदी जो होता है हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। नोट करेंगे, जो रावी नदी होती है वह हिमाचल प्रदेश के जो होता है कौन से घाटी? चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। पंजाब के पठानकोट, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिलों के सीमा बनाती हैं। किसका किस्सा? पंजाब का जो होता है पठानकोट का और जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला, इन दोनों की जो होता है रावी नदियाँ क्या करती हैं? सीमा बनाती हैं। ठीक है, सीमा बनाती हैं। आगे पंजाब और पाकिस्तान के सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में वे प्रवेश कर जाती हैं। लाहौर में जो होता रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, लाहौर जो होता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है लाहौर। ठीक है, इस पर परियोजनाएं क्या क्या है? चमेरा डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। रणजीत सागर डैम परियोजना पठानकोट में कठुआ क्षेत्र में सीमित है। ठीक है, और देखेंगे शाहपुर कैंटी डैम परियोजना जो होता है पठानकोट में है। ठीक है, ये जो होता है पठानकोट में है। तो रावी नदी के बारे में उद्गम कहाँ हुआ, कौन सा नगर स्थित है, कौन सा जो होता है शहर? लाहौर जो होता है यहाँ पर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप रावी नदी के बारे में जानें। हम अब ब्यास नदी की बात करते हैं। ब्यास नदी का उद्गम जो होता है रोहतांग दर्रे के दक्षिण में ब्यास कुंड से होता है। ठीक है, जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी का उद्गम स्रोत जो दर्रे होते हैं ये दक्षिण में ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी जो तो कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। किससे? कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी जो होता काती, नोट करेंगे, लारगी नामक स्थानों पर धौलाधार श्रेणी में जो होता है गार्ज बनाती है। पंजाब के हरके नामक स्थान पर जो होता है ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब के हरके नामक एक स्थान पर जो होता है ब्यास नदी जाकर के क्या करती है? सतलज नदी में क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है, इसी नदी पर हिमाचल प्रदेश में जो होता है पोंग बांध भी स्थित है। याद रखना, इसी नदी पर हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध स्थित है। इस बांध में जो होता है महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण होता है। इसी बांध से महाराणा प्रताप सागर जलाशय का जो होता है निर्माण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगले नदी की बात करें, सतलज नदी। सतलज नदी की बात करेंगे। सतलज नदी का लंबाई लगभग जो होता है 1450 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1450 वर्ग किलोमीटर है। नोट करेंगे, भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी का उद्गम जो होता अभी ऊपर हमने बताया कि उद्गम जो होता तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप
राक्षस ताल से जो होता है। ये आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि सतलज नदी का निर्माण या उद्गम जो होता है कहाँ से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से झील से होता है। ठीक है, तिब्बत के जो होता नारी खोरासान क्षेत्र में कैनियन बनाने के बाद ये नदी जो होता सिपकिला दर्रे से भारत अर्थात हिमाचल प्रदेश में जो होता प्रवेश करती है। किससे? सिपकिला दर्रे से भारत में ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। समझ, किस दर्रे से आती है भारत से? तिब्बत के खोरासान क्षेत्र से कैनियन बनाने के बाद वहाँ कैनियन बनाती है। कैनियन बनाने के बाद ये क्या करती है, नदी सिपकिला दर्रे में प्रवेश करके जो होता है वहाँ पर जिस सिपकिला दर्रे में प्रवेश कर भारत में अर्थात हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए आती है। हिमाचल प्रदेश में कन्नौर जिला है, इसी नदी पर जो होता है नाथपा और झाकड़ी परियोजना स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, देखिए कितना पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के पंजाब सीमा क्षेत्र में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध जो होता है स्थित है। ठीक है, भाखड़ा बांध जो होता है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध जो होता है रूपनगर पंजाब में है। ये दोनों याद रखिएगा। भाखड़ा के पास जो होता सतलज नदी गोविंदपुर सागर जलाशय का निर्माण करती है। नोट करिए, सतलज नदी जो होता है गोविंदपुर सागर जलाशय का जो होता क्या करती है, निर्माण करती है। पंजाब के हरके नामक स्थान पर ब्यास नदी जो होता है, ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, याद रखिएगा। हरके अर्थात फिरोजपुर पंजाब के इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो होता है प्रारंभ होती है, तो याद रखिए। पाकिस्तान के उच्च शरीफ नामक स्थान पर सतलज नदी चिनाब नदी में मिल जाती है और तिब्बत के में सतलज नदी जो होता है लांगचेन खंबाब के नाम से जानी जाती है, खंबाब के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी नदियाँ आपने पढ़ा, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, सिंधु, झेलम। ठीक है, ये सारी नदियों को आप अपने दिमाग पे रखेंगे, ये एक भी क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो। ठीक है, सिंधु नदी की जल संधियों के बारे में हम अब पढ़ते हैं। सिंधु नदी की जल संधि, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है। और हमने आपसे बताया कि यूपीएससी प्रश्न वहीं से पूछती है जहां से ज़्यादा प्रश्न चर्चा में रहते हैं पेपर में, या ठीक है आते रहते हैं, पढ़ते रहिए, उसमें से कटिंग निकालते रहिए, जो चर्चा में रहते हैं उसी पर पढ़ेंगे। तो सिंधु जो होता समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसलिए हम पहले सिंधु नदी जल संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर गंगा के बारे में पढ़ेंगे बाद में। आपको पता है कि सिंधु नदी संधि जो था किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में, सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए। इसकी मध्यस्थता कौन किया था? विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। स्वयं इस संधि के हस्ताक्षर करता है, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा किया गया था मध्यस्थता। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि किसके द्वारा मध्यस्थता हुई थी? विश्व बैंक के द्वारा। सिंधु नदी प्रणाली जल उपयोग करने में दोनों देश का अधिकारों का दायित्व निर्धारण और सीमांकन हुआ था इसके द्वारा। इस संधि पर इस संधि द्वारा 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज के संपूर्ण जल का नियंत्रण जो था भारत को है, और 3 पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब का जल का 80% जो होता है स्वामित्व पाकिस्तान को हो, और 20% स्वामित्व जो होता है किसके? भारत को। किसके? सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों का जो होता पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा, भारत 20%। लेकिन पानी पाकिस्तान का जो होता हमने क्या कर दिया था? सिंधु नदी का रोक दिया था। अब हमने 10% उसको दिया था, 90% रख लिया था। रावी, ब्यास और सतलज पर संपूर्ण जो होता भारत का नियंत्रण होगा। रावी, ब्यास और सतलज ये 3 नदियों पर जो होता भारत का संपूर्ण होगा। ठीक है, ये संधियां भारत को पश्चिमी नदियों के जल को उपयोग सीमित सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन, नौकायान, मछली पालन आज जैसे गैर उपयोगी के लिए जो था अनुमति देती है। कौन सा? ये जो 20% जल है। ठीक है, यही सिंधु समझौता हुआ था। प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। अब अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता सिंधु जल समझौता, तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख देंगे। आगे देखें, अब हम गंगा नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको पूछ ही दिया गया है, चाहे पीसीएस का एग्जाम दे चाहे कोई भी, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार।
गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी का निर्माण करती है जिसका क्षेत्रफल 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी का अपवाह द्रोणी 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। ये राज्य कौन कौन से हैं जो 4 राज्यों में प्रवाहित होती है भारत में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमें जो होता पीसीएस में इस बार जो पूछा गया था गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ में अगर बाएं तट की सहायक नदियाँ की बात करेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये जो होता बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, पुनपुन, याद रखिएगा पुनपुन, ये जो होता दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। ये दोनों को याद रखिएगा, गंगा का और हमने सिंधु का दाएं बाएं तट की सहायक नदियाँ, इन दोनों को तो आप याद ही रखेंगे आप। ठीक है, अब हम गंगा नदी का कहाँ से निकलती है ये भी जानना जरूरी है। बद्रीनाथ के पास एक पड़ता है सतोपंथ हिमनद जो विष्णु गंगा नदी निकलती है। कौन से? विष्णु गंगा निकलती है। और नीति दर्रे के पास से धौली गंगा का उद्गम होता है, जो दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग से मिलकर जो था अलकनंदा का निर्माण करती हैं। कौन का? विष्णु गंगा और धौली गंगा, दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो क्या पड़ती हैं? विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो था संगम जो होता है नंद प्रयाग का निर्माण करती। कौन से? अलकनंदा और नंदाकिनी जब दोनों नदियां मिलती है तो क्या होता है? नंद प्रयाग का होता है। ये पीसीएस में पूछा गया 2024 में। अलकनंदा और पिंडर दोनों मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा जब भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। गंगा और यमुना मिलती है तो प्रयाग का निर्माण होता है। वर्तमान में प्रयाग में जो होता है आप जाएंगे कुंभ मेला नहाने, इसको जो होता है आप याद करेंगे, याद रखिएगा। गंगा यमुना मिलेंगी तो प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी से मिलेंगी तो देव प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी से मिल गई तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा पिंडर से मिल गई तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी से मिल गई तो नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग धौली गंगा से मिल गए तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि भिलंगाना नदी जो होता है भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, ऊंचा बांध है, भारत का सबसे बड़ा अर्थात सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो होता है याद रखिएगा। तो कहीं से भी प्रश्न पूछे आप उसके बता देंगे, लेकिन जो होता है अगर बाएं तट की इसकी सहायक नदियाँ बात करें तो रामगंगा जो बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं इसका उद्गम पूछा जाता है कहाँ से होता है, कहाँ से नहीं होता है। तो रामगंगा का उद्गम जो होता है चमोली ज़िले में जो होता है दूधा तोली पहाड़ियों से निकलती है। नोट कर लेंगे, दूधा तोली पहाड़ियों से। इस नदी पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन अर्थात चमोली ज़िले में स्थित है। रामगंगा नदी पर जो होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नोट करेंगे, रामगंगा नदी पर जो होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार जो था पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल जिलों में है। कहाँ पर है? पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल जिलों में स्थित है। नया नाम इसका है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये नदी बिजनौर में, रामगंगा नदी कहाँ पर? बिजनौर में, अर्थात गंगा नदी बिजनौर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास जो होता है गंगा में जाती मिल जाती है। जब रामगंगा आती है तो बिजनौर में जाकर के प्रवेश करती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। दोनों याद रखिएगा, बिजनौर और गंगा दोनों आरओ और पीसीएस में दोनों में पूछा गया था। ये नदी रुहेलखंड मैदानों में प्रमुख नदियाँ हैं। रुहेलखंड के मैदानों की प्रमुख नदियाँ होती कौन? रामगंगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एक लाइन इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर हम पढ़ा रहे हैं। गोमती नदी की हम बात करेंगे। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल से झील से होता है। याद रखिएगा गोमती नदी को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, पुलिस में पूछा गया कि गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमत ताल झील से होता है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है।
अवध के मैदान की इसी प्रमुख नदी है। लखनऊ और जौनपुर शहर इसी नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो था सैदपुर के समीप जो के ये गंगा में क्या करती है, समीप गंगा में जाते मिलती है। ठीक है, अगला नदी की बात करें तो हम समझ में आ रहा है, नोट करते रहिएगा। घाघरा नदी, एक एक लाइन पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत में पड़ता है। मापचा चुंगो हिमनद ये तिब्बत में पड़ता है, यहाँ से जो होता है इसका उद्गम होता है। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली नदी का नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा? कर्णाली नदी। जो घाघरा नदी है जब नेपाल में जाएंगे इसका नाम कर्णाली नदी हो जाएगा। नेपाल में तिला, सेती, बेरी नदियों को से पानी इकट्ठा करने के बाद ये सीसा पानी अर्थात नेपाल में एक गार्ज अर्थात महाखड्ड का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी जिले में जो होता घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लखीमपुर जिला है, खीरी जिला है, वहाँ पर जो होता घाघरा नदी जो होता है प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ से प्रवेश करती है? लखीमपुर जिले से। याद रखिए, लखीमपुर जिले से जो होता है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहकर छपरा बिहार में ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है घाघरा। अयोध्या में घाघरा को सरजू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यही नदी जो होता है, जो घाघरा नदी है, वो जब वो अयोध्या में पहुँचती है तो इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? सरजू नदी होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है? तिला है, सेती है, बेरी है, राप्ती है, शारदा है। ये इसकी जो होती है सहायक नदियाँ घाघरे की। नोट कर लेंगे। शारदा नदी, शारदा नदी को जो होता है काली नदी या महाकाली नदी का उद्गम काला पानी क्षेत्र से होता है। शारदा नदी को हम काली नदी या महाकाली नदी, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ होता है? काला पानी क्षेत्र से होता है, नेपाल की तरफ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? गौरी गंगा या सरजू। गौरी गंगा या सरजू। सरजू नदी के मिलने के बाद इसे शारदा नदी भी कहा जाता है। जब सरजू नदी मिलती है शारदा नदी में तो इसका नाम जो होता क्या हो जाता है? शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सरजू नदी का उद्गम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में होता है। शारदा नदी पर जो था उत्तराखंड नेपाल सीमा क्षेत्र पर पंचमेश्वर डैम बनाया गया। पंचेश्वर डैम नोट करेंगे, बनाया गया है। आगे चलकर जो था टनकपुरा, इसी नदी पर जो था टनकपुरा डैम स्थित है। शारदा नदी ब्रह्म घाट अर्थात बहली, नोट करेंगे, बहरी जिला घाघरा नदी में से जो होता है मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक पॉइंट है। जब आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, पढ़ेंगे एक बार और फिर एक बार मैप जब देखेंगे, जब आप मैप देखेंगे तब आपको जो था समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न जो होते पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो था मैप देखना जरूरी होता है। आगे देखेंगे, गंडक नदी की बात करते हैं। गंडक नदी का उद्गम जो होता है नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट पर्वत के बीच काली गंडक त्रिशूल नगा नदी के मिलने से होता है। नेपाल के चितवन जिले में जो होता है गंडक नदी को जो होता है नारायणी के नाम से जाना जाता है। जो गंडक नदी है वो नेपाल के चितवन जिला में जाती है, जिसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी के मध्य नेपाल में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश बिहार सीमा बनाते हुए पश्चिमी चंपारण अर्थात जिले में जो होता बिहार में ये प्रवेश करती है गंडक नदियाँ। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। गंडक नदी बिहार अर्थात सोनपुर अर्थात सारण जिले में गंगा नदी में मिलती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही तो है जो गंडक नदी के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार में जो बनाया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर? गंडक नदी के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस लाइन को। आगे देखेंगे, कोसी नदियाँ। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत क्षेत्र से कोसी का प्रमुख धारा अरुण निकलती है। याद रखिएगा, कहाँ से निकलती है कोसी नदियाँ? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, उसके उत्तर में जाएंगे, तिब्बत का क्षेत्र हो जा जो कोसी के प्रमुख धारा अरुण निकलती है। यह मध्य हिमालय को पार करने के बाद पश्चिम में जो होता सुनकोसी, पूर्व में तैमूर कोसी नदियाँ अरुण नदी से मिलकर सप्तकोसी या कोसी नदी का जो होता क्या करती हैं? निर्माण करती हैं।
भीमनगर में जो था बिहार में प्रवेश करती हैं। भीमनगर से कहाँ, बिहार में प्रवेश करती हैं। कोसी नदी कुशैला अर्थात कटिहार, ये गंगा में जाकर के मिलती हैं, गंगा नदी से जाकर के मिलती हैं। कोसी नदी अवसादों के अधिकता के कारण नदी बार बार अपने मार्ग को क्या करती है, बदलती रहती है। अवसाद इतना ज़्यादा होते हैं कोसी नदी में कि अपने मार्ग को बार बार बदलती रहती हैं। इसी नदी से बिहार में जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, क्या बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखिएगा कोसी नदी को। समझिए, सारी नदियाँ समाप्त करेंगे। महानंदा नदी की बात करें, महानंदा नदी जो होता है गंगा नदी के बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है, बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है गंगा नदी के। नंदा जो होता है नदी जो होता है उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है, याद रखिएगा। महानंदा नदी का उद्गम ये जो होता पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियाँ देख रहे हैं वहाँ से होता है। दक्षिण को बहते हुए ये नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती हैं। फिर दक्षिण या पूर्व दिशा में बहते हुए ये गोदावरी घाटी अर्थात बांग्लादेश में गंगा में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी घाटी से बांग्लादेश में जो होता है पड़ता है, गोदावरी घाटी कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। यहाँ पर जो होता है गंगा में जाकर के मिल जाती है महानंदा। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे पॉइंट, एक एक प्रश्न जो होता है याद रखिएगा। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियाँ, दाएं तट की सहायक नदियाँ इस पर देखेंगे। यमुना नदी, सोन नदी। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूछ की चोटी से यमुनोत्री के जो था हिमनद से होता है। ठीक है, पहले हम यमुना नदी का पढ़ लेते फिर सोन नदी का पढ़ेंगे, लेकिन दोनों साथ में चलिए। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता, अमरकंटक चोटी से होता है। कहाँ से होता, सोन नदी अमरकंटक चोटी से। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये लंबाई इसकी जो होता है 1376 किलोमीटर है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी में गिनी जाती है यमुना नदी। जबकि ये जो होता है सोन की लंबाई जो होता है केवल 784 किलोमीटर है। यमुना नदी के उद्गम जो होता है डाक पठार नामक स्थान से मैदानों में प्रवेश करती है। बिहार में पटना के निकट सोन नदी गंगा नदी में क्या करती है, मिलती है। यमुना नदी पर जो होता है दिल्ली, मथुरा, आगरा शहर स्थित है। ठीक है, पहले हम यमुना नदी को पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, शहर स्थित है, याद रखिएगा। और ये नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के जो होता प्रयोग में राजगंगा में जाकर के मिल जाती है। यमुना नदी की जो होता है दाएं तट की सहायक नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। यमुना की दाएं तट की सहायक नदियाँ टोंस, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना। ठीक है, ये जो होते बाएं तट की, यमुना के बाएं तट की सहायक नदियाँ होती हैं। यमुना के दाएं तट की सहायक नदियाँ होती हैं, अब बाएं तट की सहायक नदियाँ में देखेंगे तो हिंडन, सिंगर, रिंद, ये जो होती हैं यमुना की बाएं तट की सहायक नदियाँ होती हैं। प्रमुख परियोजना की बात करेंगे तो लखवार परियोजना देहरादून में यमुना नदी पर, किसाऊ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड टोंस नदी पर, रेणुका जी सिरमौर जिला जो होता है हिमाचल प्रदेश गिरी नदी पर बनाए गए प्रमुख परियोजनाओं में। ये बहुत है, बाएं और दाएं, दाएं और बाएं दोनों सहायक नदियां यमुना के याद करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। सोन नदी की बात करेंगे। सोन नदी बेसिन में सोने के फ्लेशर निक्षेप पाए जाते हैं। सोन नदी पर जो था मध्य प्रदेश में बाण सागर डैम परियोजना स्थित है। याद रखिएगा, बाण सागर डैम परियोजना किस नदी पर, सोन नदी पर। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सोन नदी की जो था प्रमुख सहायक नदियाँ जो होती हैं जोहिला रिहंद छत्तीसगढ़ में है और उत्तरी कोयल झारखंड में है, ये दोनों याद रखेंगे। रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के मैनपाट पठारी से होता है। याद रखिएगा, जो रिहंद नदी है वो रिहंद नदी कहाँ से, छत्तीसगढ़ के मैनपाट पठारी क्षेत्र से होता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है।
रिहन नदी पर जो था उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला अर्थात रिहन डैम स्थित है, याद रखिएगा। इसी नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र पर जो होता गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, याद रखिएगा। इसी नदी पर उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो होता है स्थित है, नोट करेंगे। अब हम गंगा नदी के वितरकाएँ थोड़ी सी देखेंगे। हुगली नदी गंगा की प्रमुख वितरका है। हुगली नदी का उद्गम जो होता है पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का बैराज से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार हुगली नदी के बारे में। ये नदी केवल पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी पर जो था कोलकाता शहर स्थित है। हुगली नदी पर कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। अवसादों के कारण इस नदी का जलस्तर बार बार ऊपर उठ जाता है, अतः इसे विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। हुगली नदी को मयूराक्षी और दामोदर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, नोट करेंगे। हुगली नदी की मयूराक्षी और दामोदर जो होता है इसकी प्रमुख सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के जिले में मिल जाती है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का विकास दामोदर नदी पर किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, कोनार, पंचेत, तिलैया और मेथेन। अन्य बांध की बात करें तो तीनों घाट, ठीक है, जमुनिया, गोंड, ये जो होता अन्य बांध यहाँ पर बनाए गए हैं। ये नदी जो था पहले बंगाल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती थी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ये नदी क्या करती थी? पहले बंगाल में जो था बाढ़ की क्या करती थी? बार बार समस्या उत्पन्न करती थी, ठीक है, दामोदर नदी, इसलिए जो था इसे बंगाल के शोक भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार हैं। भारत की जो होता है इसे रूर घाटी भी कहा जाता है। भारत का इसे रूर घाटी भी कहा जाता है। इसी नदी के किनारे बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल शहर जैसे स्थित दिखाई देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो होता है रखा जाता है इस पर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर नदियों के बारे में। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र अपवाह अगला है, वो गंगा नदी अपवाह तंत्र था। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र को हमने अभी ऊपर बता दिया है कि ये जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है तिब्बत के जो होता है चिमांगयोंगडुंग, नाम सुने होंगे, यांगसी या यारलुंग हिमनद से जल प्राप्त करके ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चिमांगयोंगडुंग, अंगशी, यारलुंग, ये हिमनद हैं। इन्हीं से जो होता है, इन तीनों हिमनदों से जो होता है जब जल प्राप्त होता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो था तिब्बत में सांगपो या जांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो ब्रह्मपुत्र है तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो या जांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को जो था नमचा बरवा के निकट बृहद हिमालय में गार्ज अर्थात दिहांग गार्ज बनाकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग कहते हैं या सियांग के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। नोट करेंगे, असम में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के कहा जाता है। याद रखिएगा, गंगा नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अब आप जान गए, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे तो जमुना कहा जाएगा, और जबकि गंगा नदी अगर प्रवेश करती है बांग्लादेश में तब इसे पद्मा कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें होता है प्रश्न जो होता है। और ये भारत जो होता नदी भारत में हिमालय और मेघालय पठार के बीच रैंप घाटी से प्रवाहित होती है।
ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, हिमालय और मेघालय के पठार के और किस घाटी से प्रवेश करती है, बीच प्रवाहित होती है रैंप घाटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। ये नदी भारत में सर्वाधिक जो जल लाती है। इस नदी के जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी क्या है, अधिक होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे बाएं तट की सहायक नदियों की बात करेंगे। अगर ब्रह्मपुत्र में बाएं तट की इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिबांग, लोहित, बुरही दियंग, दिशांग, दिखू, धनसिरी, कापली, बराक, ये जो होती हैं बाएं तट की सहायक नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन हैं, दिहांग, लोहित, क्वेश्चन पूछा गया था, दिशांग, तिखोई, धनसिरी, कपिली, बराक। ठीक है, जबकि दाएं तट की सहायक नदियों की बात करेंगे तो क्या उनसे, सुनसिरी या जलढका, कामेंग, रेढ़क, भरेली, बस्ती, मानस, संकोश, ये जो होता है ये बाएं के। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये क्वेश्चन दाएं बाएं सहायक नदियां क्रम से ही पूछ सकता है, जरूरी नहीं किसी क्रम में पूछा जा सकता, वो अपना क्रम बना सकता है। ठीक है, इस नदी के मार्ग में जो होता है एक गुम्फित मार्ग है जिसमें कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो था माजुली द्वीप इसी नदी पर जो था असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र पर। नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेखपाल में पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था, पीसीएस में भी पूछा गया था। तीनों जगह देखे प्रश्न को इसी साल 24-25 में जो होता प्रश्न को ये बार बार पूछा गया था। तो माजुली द्वीप ये असम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र जो होता है इस पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी द्वीप अगर पूछता है तो माजुली द्वीप है। ठीक है, कहाँ स्थित है, असम में। तो ये भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ बनता। इस पर प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या हैं, थोड़ा सा इस पर देखेंगे। प्रमुख परियोजनाएं की बात करेंगे हम इस पर, तो तिपाई सुख डैम परियोजना बराक नदी पे बनाया गया है। बोगीबिल रेड़ सड़क परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। ढोला और सदिया सड़क पुल जो होता है लोहित नदी पर बनाया गया है। भूपेन हजारिका सड़क पुल का निर्माण कहा जाता है। ठीक है, इसे भूपेन हजारिका सड़क पुल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, वो तो खत्म हो गया। अब हम छोटी सी नदी प्रायद्वीपीय अपवाह जो होता है तंत्र की बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन है। अरब सागर में सिर्फ दो नदियां याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। दो ही नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन है, एक नर्मदा है, दूसरा ताप्ती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन है, सभी नदियां, स्वर्णरेखा, गोदावरी, पालर, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, पेन्नूर, बेगई, ये सारी नदियां जो होती हैं कौन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। जबकि अरब सागर में गिरने वाली जो होती है नर्मदा और ताप्ती नदियां होती हैं। ठीक है, हम इस पर पहले देखेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 474 वर्ग किलोमीटर है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रांची के निकट नमरी गांव से होता है। स्वर्णरेखा नदी जो होता है निकलती है, ये छोटा नागपुर पठार जाएंगे तो वहाँ रांची के निकट जो होता है नगरी गांव पड़ता है, उसी से जो होता है ये नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ में कांची, करकरी, खरकेई है। स्वर्णरेखा नदी जो होता है रांची में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इसी नदी पर जमशेदपुर शहर स्थित है, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी पर जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता है। ये नदी झारखंड से निकलकर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में सीमा बनाते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में नदमुख बनाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, नदमुख बनाती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी बेसिन में जो था सोने के प्लेसर के निक्षेप पाए जाते हैं, सोने के प्लेसर के निक्षेप भी पाए जाते हैं स्वर्णरेखा नदी। और इसी सोने के प्लेसर निक्षेप के कारण ही इस नदी का नाम भी क्या पड़ा होगा, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, आगे देखेंगे ब्राह्मणी वैतरणी की नदी की बात करेंगे। शंख और दक्षिण कोयल नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा के जो होता राउरकेला से मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। बैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा के क्योंझोर झील में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका उद्गम जो होता है बैतरणी नदी का उद्गम याद रखिएगा उड़ीसा के क्योंझोर जिले में स्थित होता है।
ये नदियाँ उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में सामूहिक रूप से डेल्टा बनाती हैं। इस नदियों के डेल्टा में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जानते हैं ना, भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? केंद्रपाड़ा जिला, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। अगर जिला पूछेगा तो कौन से? केंद्रपाड़ा जिला। किस नदी के किनारे? तो ब्राह्मणी बैतरणी नदी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो होता महानदी भी देखेंगे। महानदी, इसका उद्गम जो होता सिहवा पहाड़ी अर्थात छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में है। प्रमुख धारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। बाएं तट के सहायक नदियों में जो होता शिवनाथ, ईब और हसदो और मंद। दाएं तट की जो होता सहायक नदियों में जोंक, ओंग और तेल। ये देख रहे हैं, जोंक, ओंग, तेल, ठीक है, मतलब जोंक ओंग तेल के बना देंगे, है ना। महानदी और इसकी सहायक नदियां छत्तीसगढ़ के कटोरे के आकार के अफवाह बेसिन बनाती हैं, जिसमें चावल की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, ये आपको पता है ना, इसी महानदी के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस नदी के डेल्टा में जो होता है राष्ट्रीय जलमार्ग जो होता है, जलमार्ग 5 और कटक, पुरी और भुवनेश्वर शहर स्थित है। कौन कौन शहर है? कटक, पुरी और भुवनेश्वर, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 और कटक, पुरी और भुवनेश्वर शहर जो होता है इसी नदी के डेल्टा क्षेत्र पर स्थित है। उड़ीसा का संबलपुर जिला, इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है, महानदी पर। ये तो पता है, कई बार प्रश्न पूछा गया वनडे एग्जाम में। उड़ीसा में महानदी के किनारे सतकोरिया टाइगर रिजर्व भी शामिल है, स्थित है, याद रखिएगा, सतकोरिया टाइगर रिजर्व महानदी के किनारे। तो महानदी के बारे में जान गए। गोदावरी देखेंगे, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता कि दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता। गोदावरी नदी की लंबाई इसकी 1465 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। उद्गम की बात करेंगे, महाराष्ट्र के नासिक जिले में कलसुबाई चोटी क्षेत्र में स्थित त्रिबंकम पठार से हुआ है। मुख्य धारा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यनम अर्थात पुदुचेरी में हुआ था। अपवाह द्रोणी के विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र 49%, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 20%, शेष जो होता आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की प्रमुख परियोजनाओं का, यह जलप्रपात का, तो एक है निजाम सागर, मंजीरा में है। श्री राम सागर गोदावरी पे है, ठीक है, ये दोनों तेलंगाना में है। और यहाँ पर देखेंगे बासी मेला जो सिलोरू बांध पर बनाया गया है, ये उड़ीसा जो होता है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ बस्तर में है, ठीक है। दुलमा या सिलोरू कहा जाता है मच्छकुंड, ये उड़ीसा के कोरापुटा में है, नोट कर लेंगे। कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाबलेश्वर, सतारा जिले, महाराष्ट्र से होता है। ये क्वेश्चन इसी बार पूछा गया था। कृष्णा नदी का उद्गम इसी बार क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से होता है? तो ये सतारा जिले, महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से निकलता है, ठीक है। इसी बार प्रश्न जो होता पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ था अक्टूबर में, ठीक है। तो महाबलेश्वर सतारा जिले महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अपवाह द्रोणी का विस्तार की बात करेंगे, महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 29%। बाएं तट की सहायक नदियां कृष्णा नदी के भीमा, मूसी, मुनैरा। दाएं तट की सहायक नदियां घाट प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट है दाएं तट की, मालप्रभा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, ये सभी जो होती हैं दाएं तट की सहायक नदी हैं कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा नदी में स्थित परियोजनाएं क्या हैं? अलमट्टी डैम परियोजना कर्नाटक में है, श्री सलेम तेलंगाना में है, नागा अर्जुन सागर जो होता तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा क्षेत्र में स्थित है, कोयना डैम परियोजना जिसे शिवाजी सागर जलाशय कहा जाता है, कोयना नदी महाराष्ट्र में है। ये कृष्णा नदी की परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जो होता है आप सारे परियोजनाओं को नोट कर लेंगे इस पर, ठीक है।
दो चार नदियाँ और हैं, इसको भी देख लेंगे फिर समाप्त करेंगे हम। कावेरी नदी ये ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से अर्थात कोगाड़ जिले कर्नाटक से हुआ है। ठीक है। अपवाह द्रोणी का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। नोट कर लेंगे। बाएं तट किसकी सहायक नदियाँ पूछेगा कावेरी नदी का, हरांगी, हेमावती और अर्कावती। दाएं तट की अगर पूछेगा लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, भवानी, नोयाल और अमरावती। नोट कर लीजिएगा। 3 बार ये नदी 2 धाराओं में विभक्त होती है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीप में स्थित होती है। ठीक है। ये नदी तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर डेल्टा बनाती है? तमिलनाडु में। कावेरी नदी तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में जो होता है चावल की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन्य छोटी नदियां कौन है? बेगई नदी, पेन्नार नदी। ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। केरल तमिलनाडु में बहती बेगई नदी, मादुरै शहर तमिलनाडु इसी नदी पर स्थित है, बेगई नदी पर। मादुरै शहर जो होता है तमिलनाडु में कहा है, ये इसी नदी पर स्थित है। ठीक है। परियोजनाओं की बात करें तो कृष्णा सागर डैम परियोजना कर्नाटक में, मेकादूत परियोजना धातु परियोजना कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना कर्नाटक में। ठीक है। होगनेकल जलप्रपात परियोजना तमिलनाडु में, कल्लई डैम तमिलनाडु में, मायानूर डैम तमिलनाडु में, मट्टा डैम या स्टेंसली जलाशय जो होता है तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा परियोजनाएं में। तो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी समाप्त। अब छोटी सी नदी है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नर्मदा, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पहाड़ियों से होती है। अमरकंटक से मैकाल पहाड़ियों से होती है। इसकी मुख्य धारा मध्य प्रदेश गुजरात होती है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है। नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। ठीक है। ओम कामेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, जलप्रपात धुआंधार मध्य प्रदेश में, कपिलधारा मध्य प्रदेश में, महेश्वर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश ही केवल याद रखिएगा। नर्मदा की अगर सहायक नदियाँ पूछेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया। नर्मदा की सहायक, बाएं तट की सहायक नदियाँ, दाएं तट की सहायक नदियाँ। बंजर, शेर, शक्कर, तवा, छोटी तवा, कुंडा, खुरकोई। ठीक है। जबकि दाएं तट की हिरन, हथनी, ओरसांग, कोलार, चंद्रशेखर, बरना, बलाई, ये जो होते हैं बाएं तट की हैं, और ये जो होते हैं ये दाएं तट की और ये बाएं तट की, दोनों को याद रखें। ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती हैं। याद रखिएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल, हमने इसको पहले बताया था मैप में। इसी नदी के मार्ग में जो होता साधु बेट द्वीप पर एकता की प्रतिमा स्थित है। भरूच शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये नदी खंबात की खाड़ी में नदबुक बनाती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी। ठीक है। और कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती या तापी नदियाँ मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। इस नदी पर जो था गुजरात में उकाई डैम परियोजना, बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। इस नदी पर गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। सहायक नदियों में बोरी, गिरगा और पूर्ण नदियाँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मांडवी नदी थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें उद्गम इसका जान लीजिए, पश्चिमी घाट कर्नाटक में है। मांडोवी नदी पर जो था कर्नाटक में भीलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। ये कभी मांडवी नदी ज़्यादा नहीं पूछा गया है। ठीक है। ये गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है मांडवी नदी को। ठीक है। जुआरी नदियाँ, और इसको नदी को छोड़ दीजिए आप, जो होता ये क्वेश्चन पूछा गया है। भरत पूछा, ये पेन्नानी या नीला कवरेज, ये अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। ये जो होता केरल के नील नदी और नीला के नाम से भी जाना जाता। केरल की जो होता नील नदी या नीला के नाम से भी जाना जाता है, इसको थोड़ा सा रखेंगे। ये नदी पेरियार के बाद केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। पेरियार बहुत बार बार पूछा जाता है।
हाँ, एक बात है कि कुंती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि साइलेंट वैली के राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है, ये याद रखिएगा कुंती नदी को। पेरियार के बारे में पूछेंगे, यह शिवगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई केरल की जीवन रेखा है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी। इसी नदी पर केरल में मुल्ला पेरियार डैम, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की डैम परियोजना स्थित है। केरल की जो होता वेम्बनाड झील इसी नदी मार्ग में स्थित है। ठीक है, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है केरल की नदियों में। ठीक है, तो ये पूरी नदी का प्रश्न जो होता है हमने पढ़ा दिया। अब अपवाह तंत्र से शुरू हुआ, नदियों से देखेंगे आप, तो पूरे प्रश्न को जो होता आप नोट्स बना लीजिए। एक भी प्रश्न आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, अगर नदी से प्रश्न पूछता है तो आप जो होता है कोई भी प्रश्न अगर इससे बाहर पूछा गया है, या कोई भी किताब उठाइए या कोई पेपर उठाइए, किताब का कोई भी पेपर उठाइएगा, एक भी नदी छोड़े होंगे तो कमेंट में आप हमें बताइएगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं आया, यहाँ से फंसा नहीं, बल्कि नोट्स आप बनाइए, तभी आप पा पाएंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आया था। ठीक है, थैंक यू।